हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 और बिहार पीसीएस प्रीलिम्स 2024 इन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए, हालांकि समीक्षा अधिकारी भी इसमें इंक्लूड था, लेकिन अब परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। तो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज हमने शुरू की थी, जिसमें आपको घटनासार के एमसीक्यूज होंगे, क्रॉनिकल से करंट अफेयर्स होगी, घटना चक्र आई दृष्टि से होगी, न्यूज़पेपर हो गए, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती है, पोर्टल होते हैं करंट अफेयर्स से, इन सभी चीजों को इंक्लूड करते हुए ये आपकी करंट अफेयर्स की सीरीज को बनाया गया है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 लेक्चर्स में 570 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था विद एक्सप्लेनेशन। और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, लेकिन इससे पहले आपको एक मैराथन सीरीज भी मैंने पोस्ट कर दी थी, जिसमें 500 क्वेश्चन थे, ताकि आप बाकी अगर क्लास वाइज नहीं भी देखना चाहो 1 2 3 5 करके, तो टोटल 6 क्लास का कंटेंट एक ही साथ 500 एमसीक्यू सेम इसी पीडीएफ के आप देख सकते हो एक साथ। प्लेलिस्ट में जाओगे आई दृष्टि करंट अफेयर्स के नाम से, वहां पे मैंने घटनासार 6 मंथ कंप्लीट कराया, आई दृष्टि शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कराया हैंड रिटन फॉर्म में लिखते हुए, सारे टॉपिक को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद मैं ये सीरीज करा रहा हूं। इट मींस कि करंट अफेयर्स का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन हमारे प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है। आज ही मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी लगभग 5 बजे, जिसमें मैंने बताया था कि आई दृष्टि हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स के अब वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं एक अलग अलग वीडियोस बना दूंगा, जो 30 से 35 मिनट की एक एक सेक्शन पे आधारित होंगी, कि कौन कौन से पॉइंट हमें बिल्कुल रट के जाने एग्जाम में, कि इनको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ठीक है, ये सभी चीजें आप देख सकते हो। और ये भी आप क्लास जो देख रहे हैं इसमें, इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दी है। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 571 से शुरू करते हैं। और कल आपको आई दृष्टि का जो फास्ट रिवीजन वाला जो मैंने पैटर्न आज बताया है, उसकी कल सुबह आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। और जल्दी ही हम लोग 1 से 2 दिन में टेस्ट पेपर भी यूपी पीसीएस के लिए शुरू करेंगे, और तपस्या बैच के नोट्स भी शुरू करेंगे। यहां पर प्रश्न हम देखते हैं, मोइदम्स अहोम राजवंश का एक टीला दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपको असम में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स आई दृष्टि मैंने इसको पूरा डिटेल से बताया था, क्योंकि ये भारत में जो 46 समिट हो रही थी न्यू दिल्ली भारत मंडपम में, यूनेस्को की जो 46 समिट थी, उसमें लगभग जितने भी पूरे विश्व में जो धरोहर स्थलों को नाम दिया गया, लिस्ट में शामिल किया गया, उसमें भारत की तरफ से 43 नंबर पे, 43वें नंबर पे शामिल हुई थी मोइदम्स अहोम राजवंश की एक टीला प्रणाली है। ठीक है, 43 नंबर पे। और ये देखा जाए तो ये सांस्कृतिक श्रेणी में इसको शामिल किया गया था। असम के मोइदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया, और असम के अंतर्गत आने वाली ये तीसरी यूनेस्को साइट है, जबकि इससे पहले आपकी काजीरंगा और मानस वगैरह इसमें इंक्लूड है, लेकिन वो दोनों प्राकृतिक में, सांस्कृतिक में पहली होगी। और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत का 43वां स्थल हो गया है। ध्यान देना कि यूनेस्को की जो 46 समिट हो रही थी न्यू दिल्ली पे, जहां पे, तो वहीं पर इसके द्वारा लिस्ट को जारी किया गया है। यहां पर देखिए लिखा भी है कि इस विश्व धरोहर समिति का सत्र भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 के दौरान नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 572 देखते हैं। जर्मनी आधिकारिक तौर पर दक्षिण कोरिया में सियोल के दक्षिण के प्योंगटेंग में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हो गया है। बिल्कुल सही बात है। कहां पे शामिल हुआ? दक्षिण कोरिया में। यूएसओ के नेतृत्व में चलाया जाता है ये। और जर्मनी यूएनसी का 18वां सदस्य देश है। यूएनसी मतलब हो गया यूएनओ, जो कमांड होती है उसके अंतर्गत। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। देखिए, जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसकी मैं व्याख्या भी आपको डिटेल से बताऊंगा। अदरवाइज जो प्रश्न थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उस पे बस आपकी नजर होनी चाहिए कि हाँ भाई ये चीज हमने पढ़ी थी, कि बाय डिफॉल्ट अगर वो क्वेश्चन क्लिक कर जाए एग्जाम में तो गलत नहीं होना चाहिए, या यूं कहें कि ऑप्शन कोरिलेट कर पाओ। अगर मैं यहां से ही क्वेश्चन को छोड़ने लग जाऊं तो आपको लगेगा कि नहीं सर आप सारे क्वेश्चन करा दो, जो हमें पढ़ना होगा हम पढ़ लेंगे। इसलिए मैं सारे करा रहा हूं, लेकिन व्याख्या जो इंपॉर्टेंट है उसे मैं डिस्कस करूंगा। जैसे भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 MFF जो FM होता है उसका उद्घाटन किया गया। कहां पे? आइजोल मिजोरम में। यह देश का 500वां सामुदायिक रेडियो मिजोरम की राजधानी आइजोल में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान के परिसर में स्थापित किया गया है। और देखा जाए तो यह रेडियो जो है कृषि प्रधान मिजोरम राज्य में दैनिक मौसम संबंधी जानकारी देगा, सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा, और कृषि संबंधी जानकारी का भी प्रसार करेगा। हालांकि अब तो FM का कल्चर बहुत ही डाउन हो चुका, बहुत
मतलब बहुत कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि अब तो स्पॉटिफाई जैसे जो है कि म्यूजिक प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। नहीं तो पहले जो एफएम यूज किया जाता था, हम लोग जो है कि सुनते थे अपने समय में, 2005-6 की बात करें या 2010-12 की बात करें, तो बहुत ही सदाबहार नगमे, सदाबहार गीत आती थी, बहुत सारी हमें सरकार की योजनाओं के बारे में पता चलता था। लेकिन आजकल इसका यूज बहुत कम रह गया है। आगे बात करेंगे T20 महिला विश्व कप। हम यहां पे बात पुरुष वाली नहीं कर रहे हैं जो हमारी इंडिया टीम जीत के आई थी रोहित शर्मा की कप्तानी में। यहां बात कर रहे हैं 9वें T20 महिला एशिया कप, जो कि वर्ल्ड कप था वो। तो इसका खिताब आपके श्रीलंका जीत जाती, भारत इस बार हार जाती है। श्रीलंका ने इतिहास रचते हुए विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया। श्रीलंका टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा दिया। महिला की टीम थी, भारत हार गया था यहाँ पे। श्रीलंका टीम ने पहली बार यह खिताब जीता है, और जबकि महिला एशिया कप की शुरुआत 2004 में हुई थी, तो पिछले 20 सालों में अभी तक श्रीलंका ने एक भी खिताब नहीं जीता था। यहां पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा 575 नंबर पे। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से एशियाई आपदा तैयारी केंद्र के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। किसने संभाला? भारत ने 2024-25 के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से, यानी कि जो एशिया में जो डिजास्टर मैनेजमेंट करने का जो काम है वो चाइना के पास पहले थी अध्यक्षता, अब भारत के पास आ गई 24-25 में। क्या ये बात सही है कि नहीं, इसको देखना है। साथ ही साथ एडीपीसी, यानी कि जो आपके डिजास्टर तैयारी केंद्र होते हैं एशिया के लिए, स्वायत्त एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो यहां पर देखोगे कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। अगर हम इसकी व्याख्या को भी देखते हुए चलें कि भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की भी अध्यक्षता की थी। भारत और पड़ोसी देश, जिसमें आप देखोगे 8 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड, ये सभी एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं। यानी भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, अगस्त 2024 में आजीवन उपलब्धि, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट, के लिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। जैसे अलग अलग क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे आपके फिल्म फेयर अवार्ड में भी दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, वैसे ही साइंटिस्ट को भी दिया जाता है, जियो साइंटिस्ट जो होते हैं। इसमें धीरज मोहन बनर्जी जी को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में विजेताओं की प्रतिष्ठित 2023 की राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार को सम्मानित किया। देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के एमेरिटस प्रोफेसर वैज्ञानिक प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका प्रश्न होगा, 29 अगस्त 2024 को गोवा में भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात का जलावतरण किया गया। यानी ये क्या है, गोवा में लॉन्च किया गया, और ये प्रदूषण को कंट्रोल करने वाला पोत है। यह पोत देश के समुद्री तटों पर आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। तो अगर कोरिलेट कर पाओगे, एक तरफ तो इस पे फोकस कर रहा है कि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे समुद्र में जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, जैसे तेल वगैरह का रिसाव हो जाता है, या फिर जो है कि कई बार होता है कि समुद्र के इकोसिस्टम प्रभावित हो जाते हैं, बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं, तो उस पर कंट्रोल करेगा या फिर आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण करेगा। दोनों अलग अलग चुनौतियां हैं, तो क्या दोनों को संपन्न कर रहा है कि नहीं, ये एक अच्छा प्रश्न है। तो यहां देखोगे पहला ही प्रश्न का ऑप्शन केवल सही है, दूसरा वाला नहीं। समझ पाए कि प्रदूषण और आतंकवाद दोनों एक अपने आप में बड़ी चुनौतियां हैं, दोनों को मैनेजमेंट कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। इसीलिए यहां पे एक स्टेटमेंट गलत हो रहा था। यह पोत देश के समुद्री तटों पर जो तेल रिसाव हो जाता है, जैसे ऑयल स्पिल्स कहते हैं, इसकी घटना का पता लगाने और उन्हें रोकने में सहायता करेगा। कई बार होता है ना कि पानी, मतलब समुद्र में बड़े बड़े जो कंटेनर आते हैं जिसमें क्रूड ऑयल आता है, जो भी अलग अलग ऑयल आते हैं, तो कई बार होता है समुद्री लहरें जो है कि बहुत तेजी से विशालकाय रूप में चलने लगती हैं, और उस वजह से वो कंटेनर कई बार होते हैं कि समुद्र में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में क्या होता है, पूरा एक तेल का पूरा प्रसार हो जाता है, और जिस वजह से इकोसिस्टम प्रभावित होता है। तो इसको रोकने के लिए इसे तैयार किया गया है। और इस भारतीय तटरक्षक बल के लिए समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। आगे देखते हैं, अगस्त 2024 में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा होती है, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया। वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अगस्त 2024 में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये राजीव गौबा जी हो जाएंगे। राजीव गौबा जी जो कि इससे पहले कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं भारत सरकार के। यहां पे पढ़ते हैं,
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए 20 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन पर एक कार्यालय आदेश जारी किया। मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2024 को जारी कार्यालय आदेश में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी को राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। तो मैंने बताया ना, कैबिनेट सचिव भी है। आगे बात करेंगे INS अरिघात। ये क्या होता है? 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपस्थिति में भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में अपनी दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को नौसेना में शामिल किया। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन ध्यान देना, बहुत सारी आप लोग पनडुब्बियां पढ़ते होंगे अलग अलग नाम से, लेकिन बस एक बेसिक वर्ड को याद रखना है कि ये इससे रिलेटेड है, ये उससे कनेक्टेड है। यहां पे आप देखोगे हमारे पास पनडुब्बियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये परमाणु पनडुब्बी है। कैसी पनडुब्बी है? परमाणु, न्यूक्लियर सबमरीन इसे कहते हैं। तो INS अरिघात, और ये दूसरी है। INS अरिघात अरिहंत श्रेणी की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों में पहली पनडुब्बी है। तो ये बात गलत हो जाएगी। जब यहां स्टेटमेंट ये सही हो रहा है कि दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, तो ये पहली कैसे हो गई? इसका मतलब है इससे पहले ऑलरेडी एक तैयार कर ली गई है। तो जरा इसको देखते हैं, यहां पूछ भी रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला ही सही नहीं है। पढ़ते हैं इसको। INS अरिघात अरिहंत श्रेणी की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियों में दूसरी पनडुब्बी है। यानी जितनी भी अरिहंत श्रेणी की जो पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं सबमरीन, वो सब न्यूक्लियर सबमरीन है। और इसमें जो भारत की पहली थी वो SSBN यानी बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत के नाम से ही थी। INS अरिघात 750 किलोमीटर की रेंज वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल K-15 से लैस है और इसकी सतह पर 12 से 15 नॉट की अधिकतम गति, पानी के नीचे आप देखोगे 24 नॉट तक की इसकी गति मिल सकती है, यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है पानी के अंदर भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं 581 की बात करते हैं। तो यहां पे लिख रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों में या मामलों को संभालने के लिए देश के पहले डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की बात करें तो इसके लिए जो डिजिटल कोर्ट थी वो सबसे पहले कोल्लम में खोली गई है। यानी भारत की जो पहली डिजिटल रूप में कोर्ट संचालित की जा रही वो कोल्लम में है। केरल के कोल्लम में देश की पहली डिजिटल अदालत का उद्घाटन किया गया और इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट NI एक्ट मामलों के निपटारे के लिए बनाया गया है। ओके, यहां पे आप देखोगे कि अदालत का जो उद्घाटन है सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है? जस्टिस BR गवई जी, इन्होंने किया था। और BR गवई जी का नाम आप बहुत सारी संवैधानिक पीठ में सुनते भी आ रहे होंगे, DY चंद्रचूड़ जी के साथ, जैसे वर्तमान के जो हमारे खन्ना साहब हैं चीफ जस्टिस, और BR गवई जी जो बड़े बड़े ये यहाँ पे जज माने जाते हैं। यहाँ पे डिजिटल अदालत में शुरुआती फाइलिंग से लेकर अंतिम निर्णय तक का सारा काम डिजिटल तरीके से होगा। जैसे अगर आपको कोई केस फाइल करना है अपने बारे में या अपने मुकदमे को दायर करवाना है तो आप ऑनलाइन ही करवा सकते हो डिजिटल, और निर्णय तक सारी प्रक्रिया सब डिजिटल रूप में होगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल यानी BBV 131 लॉन्च की है। भारत बायोटेक ने इसे हिलमैन लैबोरेटरीज से लाइसेंस के तहत विकसित किया था। ये मैंने आपको वैज्ञानिक परिदृश्य के अंतर्गत पढ़ाया भी है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। भारत बायोटेक ने इसे हिलमैन लैबोरेटरीज जो कि लंदन की कंपनी है वहां से इसको लाइसेंस लिया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए पहला समझौता किस देश के साथ किया? यानी कि हम जो ग्रीन अमोनिया तैयार कर रहे हैं इसको हम किस देश को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर रहे हैं? तो जापान को कर रहे हैं। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के लिए पहले समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की है। परियोजना ऑफटेक समझौता ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादन में वैश्विक नेता बनने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि ग्रीन अमोनिया आवश्यकता पड़ने पे हम आयात करते थे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम इतना अधिक उत्पादन कर रहे हैं कि अपने यहाँ तो इसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम दूसरे देश को निर्यात भी करने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। और किसी छोटे मोटे देश को नहीं, बल्कि अपने आप में एशिया की एक महाशक्ति जानी जाने वाली जापान को हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना स्काई डेक परियोजना को बनाने की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में स्काई डेक परियोजना को बनाने की मंजूरी दी है, जो दक्षिण एशिया की सबसे ऊंची संरचना है। अब ये संरचना क्या है दोस्तों, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, शायद कुछ समझ में आ जाए।
बंगलुरु में बनने वाला यह स्काई डेक 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, यह स्काई डेक न केवल बंगलुरु के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगी, बल्कि इस जगह से पूरे शहर को 360 डिग्री के एंगल से देखा जा सकेगा। तो ऐसा लग रहा है कि एक बिल्डिंग होगी जहां पर बैठ के एक कैमरेमैन को बैठाया जाएगा जो पूरा शहर देखेगा। खैर ये तो मैं मजाक कर रहा हूं। तो ये हो गया, बस आपको डायरेक्टली याद कर लेना ये। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, 24 अगस्त 2024 को चेन्नई के तिरुविंदई से भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया था। इसे तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर विकसित किया। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है रूमी 1 के बारे में, और यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे आपके। बस आपको इतना याद रखना है कि यह आपका पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी है, मतलब रीयूजेबल, जिसको एक बार यूज कर लिया फिर भी आप उसे दोबारा यूज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उसमें सुधार करके। तो ये रीयूजेबल वाला रहेगा। तो ये पहला है ऐसा। तो यहां पर बात समझ में आ गई आपको। अब यहां पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? एमपी हो गया। और इसने कितनी जो है कि नगद राशि देने की बात की? 300 रुपए देने की बात की। अब बस इतना नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि 300 रुपए, हालांकि मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। यहां देखो कि मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, वहां के सीएम है, इन्होंने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाली भारत की पहली राज्य सरकार बन गई है। पहला ऐसा कोई राज्य है। कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूली छात्राओं को इन नगद लाभों के लिए पात्र माना जाएगा और उन्हें एक वर्ष के लिए 300 रुपए मिलेंगे, यानी एक वर्ष में 300 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। इस तरीके से कक्षा 7 को ही सेलेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम मानते हैं तो कक्षा 5 से, जैसे कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार चले, जो आपका राइट टू एजुकेशन वाला जो है अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, जिसमें कहा गया है कि हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है कि प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। तो ये मान के चलिए कि अगर क्लास 1 में किसी बच्ची का एडमिशन 6 वर्ष की उम्र में हो रहा है, तो लगभग 12 वर्ष की उम्र में, 12 या 13 वर्ष की उम्र में वो क्या करेगी? क्लास 7 में आ जाएगी। और जनरली अकॉर्डिंग टू साइंस हम लोग जानते हैं कि बच्चियों में प्यूबर्टी की जो एज होती है वो 11-12 ईयर होती है, किसी में 12 से 13 साल होती है। यानी जो पहली बार उनके पीरियड शुरू होते हैं वो क्लास 7 के आसपास रहती है, 12-13 साल में, तब उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। और उस समय से लेकर क्लास 12 तक, इट मीन्स कि लगातार 5 सालों तक मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 300 रुपए दिए जाएंगे सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि वो 300 रुपए में कितने महीने तक का जो है कि खरीद पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड होते हैं मार्केट में, आप लोग एडवर्टीजमेंट भी देखते हो, ठीक है, सबके अलग अलग कॉस्ट होती है, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पे आज भी महिलाएं जो है या उनके घर के मेंबर्स जो है कि पीरियड पैड की जगह बहुत सारे गंदे कपड़ों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी हाइजेनिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहते हैं ना कि जैसे एक टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी आपने देखी होगी, तो ये इसी तरीके से एक इंस्पिरेशन हो सकती है कि हाँ भाई चलो कुछ तो जो है कि बेहतर इनिशिएटिव किया गया यहाँ पे। चलिए, तो यहां पर ये चीज समझ में आया। आगे देखते हैं 587 नंबर प्रश्न पे। आंध्र प्रदेश स्थित मेडिटेक जोन ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित एर्बा एमडीएक्स मंकी पॉक्स आरटी-पीसीआर किट लॉन्च की है और इसे ट्रांस एशिया डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया। तो दोनों ही बातें सही हो जाएंगी। कहने का मतलब हो गया कि आंध्र प्रदेश में स्थित एक मेडिटेक जोन जो है कि कंपनी है जिसने मंकी पॉक्स के वायरस की जांच करने के लिए आरटी-पीसीआर किट को लॉन्च कर दिया है। अब यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, अच्छा इसकी व्याख्या आपको पढ़ा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके द्वारा मान्यता भी प्राप्त हो गई है और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने आपातकालीन प्राधिकरण भी प्राप्त हुआ है। यह किट संक्रमण का जल्द पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी ताकि इस वायरस का जो है कि प्रकोप बहुत जल्दी ना बढ़ पाए। जैसे कोविड का प्रकोप क्या था, बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था, बहुत तेजी से उसके वायरस फैल रहे थे, तो उस समय भी आरटी-पीसीआर जैसी किट का डेवलपमेंट किया गया कि बहुत जल्दी जल्दी इससे टेस्ट किए जा सके और विद इन 1 घंटे के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई 1 घंटे आप यहीं बैठो और आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बीमारी को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसके लक्षण चेचक के समान होते हैं। जूनोटिक बीमारी किसे कहते हैं? जो पशुओं से मनुष्यों में प्रवेश करती है उसे हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। आगे देखते हैं, किस देश ने ओरंगुटून के संरक्षण के लिए ओरंगुटून कूटनीति यानी ओरंगुटून डिप्लोमेसी शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया। मलेशिया ने चीन की पांडा कूटनीति से प्रेरित होकर, जैसे चीन ने भी क्या चला रखी है, एक पांडा डिप्लोमेसी चलाई है, ठीक, मलेशिया ने भी ओरंगुटून डिप्लोमेसी शुरू की है।
नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? 1 साल का। जनरली अभी अगर आप इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत देखोगे तो बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, केवल 6 महीने का जो है कि क्या करती हैं, मातृत्व अवकाश देती हैं कि भाई बच्चे को जन्म के 6 महीने बाद केयर करने के लिए महिलाओं को छुट्टी दी जाती है, जिसमें सैलरी नहीं काटी जाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके मतलब इसके अतिरिक्त भी 2 साल या 2.5 साल का एक अलग से जो है कि छूट दी है। और यहां पे पूछा रहा किस राज्य सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों को दी है, तो ये तमिलनाडु सरकार ने ये कदम उठाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब ने कहा है कि राज्य बल में महिला पुलिस कर्मियों को 1 साल का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा और काम फिर से शुरू करने पर उन्हें अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए 3 साल के लिए अपनी पसंद के स्थान पर तैनात किया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। आपके घर में अगर कोई लेडीज पुलिस कांस्टेबल होंगी या पुलिस में डिपार्टमेंट में होंगी तो उन्हें पता होगा, क्योंकि पुलिस की जो ड्यूटी होती है दोस्तों, चाहे वो पुरुष के लिए हो चाहे महिला के लिए, 24/7 के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी डे की शिफ्ट कंप्लीट कर ली दिन की और रात में अगर कोई इमरजेंसी आई तो आप फोन अगर आपके पास आता है सीनियर कमांडेंट अधिकारी का, तो आप ये नहीं कह सकते कि सर मेरी तो ड्यूटी कंप्लीट हो गई दिन में, मैं अगले दिन ही काम करूंगी। ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में पुलिस को तुरंत यहां जाना पड़ता है, फिर चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो। तो ऐसे में ये बहुत अच्छी बात है कि भाई अगर किसी महिला का मतलब महिला ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो 6 महीने की जगह 1 साल के लिए आपको लीव मिलेगी और साथ ही साथ अगले 3 साल के लिए जब आप ड्यूटी पे दोबारा ज्वाइन करते हो तो 3 साल के लिए अपनी पसंदीदा जगह पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो जनरली महिला क्या करती है, अपने घर के आसपास ही पोस्टिंग ले लेती है, 2-3 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस, ताकि आराम से वो ड्यूटी भी कर लें और अपने बच्चे का केयर भी कर सकें। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है, काफी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 590 को। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाली स्वदेशी कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है। यह ड्रोन नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज द्वारा निर्मित 30 हार्स पावर वाले वॉकिल इंजन द्वारा संचालित होते हैं, जो उन्हें 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। अब जैसे आप लोग अगर आज पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्हें लगेगा कि सर ये तो यूपीएससी या समीक्षा अधिकारी की जैसे करंट अफेयर्स के प्रश्न है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शुरू के जो 500 प्रश्न देखोगे तो उसमें बहुत सारे प्रश्न यूपीपीसीएस से संबंधित भी हैं, बहुत सारे प्रश्न समीक्षा अधिकारी जो ऊट पटांग प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, क्योंकि उसका कोई एक पैटर्न फिक्स नहीं है कि हाँ भाई यही चीजें पूछी जाएंगी। वो बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न पूछता है। तो समीक्षा अधिकारी के पहले भी मैं ये प्रश्न करा रहा था, तो इसलिए उनके भी प्रश्न इसमें इंक्लूड है। हालांकि अब तो पेपर स्थगित हो गया, लेकिन बिहार और यूपीपीएससी दोनों के लिए अभी भी ये यूजफुल है। तो कुछ प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, तो आपको उस पर प्रेशर नहीं लेना है, अपने दिमाग पे तनाव नहीं क्रिएट करना है कि सर हमें ये याद नहीं हो रहा है। जो इंपॉर्टेंट है वो याद होते चलने चाहिए। बाकी नोट्स मैंने जो करा रखे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर्स के हैंड रिटन, उसे जरूर देख लेना। बहुत अच्छी तरीके से आपके करंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार मतलब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? 5 जिले बनाने की बात की है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? केवल 2 जिले हैं। एक जिले का नाम लेह है और एक कारगिल है। लेकिन और जो नए 5 जिले बनेंगे जिसमें जास्कर होगा, द्रास होगा, साम होगा, नुब्रा होगा और चांगथांग होगा। ये 5 जिलों के नाम याद रखना। अच्छा प्रश्न है, क्योंकि वर्तमान में तो लेह और कारगिल है, लेकिन 5 और नए जिले बनेंगे। आगे बात करते हैं, डीआरडीओ ने भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया और यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं होंगे, बल्कि केवल पहला होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो गौरव एक हवा से लॉन्च किया जाने वाला 1000 किलोग्राम बम वर्ग का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक भेद सकता है और इसको स्पेशली हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। क्लियर होगी बात? और इसका जो परीक्षण था वो ओडिशा में किया गया, राजस्थान में नहीं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरी बार किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो एमपॉक्स को किया है। और एमपॉक्स का मतलब ही होता है मंकी पॉक्स। अभी हमने इसके बारे में ही पढ़ा था RT-PCR के जो टॉपिक पढ़ा था।
डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और अन्य अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के मामले में चिंताजनक बढ़ोतरी के बाद एमपॉक्स बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। क्योंकि अफ्रीका में क्या है कि अभी लेटेस्ट जो है की बात है कि बहुत तेजी से इसके वायरस स्प्रेड हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में स्प्रेड होंगे तो दुनिया में कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। भाई अफ्रीका के किन लोगों को ये वायरस है, किसको नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। अगर वो किसी दूसरे देश में विजिट कर रहे हैं, किसी दूसरे देश में घूमने जा रहे हैं, उस वजह से भी वो दूसरे देश में क्या करेंगे, इसके वायरस को स्प्रेड करेंगे। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने इसको स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि यह दूसरी बार होगा कि एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स को डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसे स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी में घोषित किया गया। इससे पहले इसने जुलाई 2022 में भी इसे घोषित किया था, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है। इसका मतलब हो गया कि मंकी पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो लगातार दुनिया में स्प्रेड होने के चांसेस बना रहा है अपने। आगे बात करेंगे नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जो कि भाला फेंकते हैं। लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन के सर्वश्रेष्ठ थ्रो 89.49 मीटर के साथ कौन सा स्थान इन्होंने हासिल किया था? तो यहां पे भी इनको दूसरा स्थान मिला था। हालांकि जो पेरिस ओलंपिक था, जहां पे हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जरूर लेकर आएंगे, लेकिन अपना पड़ोसी दोस्त कौन सा है, पाकिस्तान, वहां से जो है कि गोल्ड मेडल चला गया और हमारे यहाँ सिल्वर आया। चलिए यहां पे अगर हम बात कर लेते हैं भारत के स्टार जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा जी, लुसाने डायमंड लीग 2024 में सीजन का बेस्ट थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। पहले स्थान पर ग्रेनाड के पीटर एंडरसन रहे, जिन्होंने 90.61 मीटर तक भाला फेंका था। अब आगे बात कर लेते हैं 3 नए स्थलों, तमिलनाडु में स्थित नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजुवेली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में तवा जलाशय को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि या रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया। बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 75 हो गई है। तो ऐसा नहीं है 75 तो ओल्ड डाटा हो गया है, अब टोटल आपकी 85 रामसर साइट हो चुकी है, जिसमें तमिलनाडु में सर्वाधिक 18 है और सेकंड नंबर पे यूपी आता है 10। ठीक है, तो यहां पे पहला स्टेटमेंट सही है और पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो भैया दूसरा सही नहीं, क्योंकि 75 नहीं बल्कि 85 हो चुकी है रामसर साइट। यहां पर देखेंगे भारत में रामसर स्थलों के रूप में घोषित आर्द्र भूमियों की कुल संख्या 85 हो गई है। दुनिया भर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए 1971 में ईरानी शहर रामसर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब यहां पर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, क्या पूछा मैंने, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, किस महीने में होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोड्डा गणेश को किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये केन्या के रूप में नियुक्त किया गया है। हालांकि भारत और कर्नाटक के पूर्व तेज गेंदबाज 51 वर्षीय डोड्डा गणेश ने बुधवार को पुष्टि की है इसकी, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। आगे बात करते हैं यहाँ पे 597, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में नील कुरुंजी कुछ जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार खिलता है को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही है। नील कुरुंजी का वैज्ञानिक नाम केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में स्थित कुंती नदी के नाम पर रखा गया, यह भी सही है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो स्ट्रोबिलांथेस कुधियाना है और ये कुंती नदी के नाम पे रखा गया, जो कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क में बहती भी है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है। तो ये भी बात समझ लो कि ये केरल में ही होता है नील कुरुंजी, जो केवल 12 वर्ष में एक बार ये फूल खिलता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 598 को देखते हैं। वर्ष 2024 में कौन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो साधना सक्सेना नायर। कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है, भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? अर्थात कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ एक मैत्री अनुदान करना चाहता है रिसर्च और कल्चरल कॉपरेशन में? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 600 और टोटल इसमें दोस्तों 993 क्वेश्चन है और मैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। बीच में एग्जाम की वजह से बहुत सारी हेडक थी प्लस दिवाली वगैरह, जिस वजह से आप लोगों को लगा कि सर अब क्लास नहीं आएगी क्या। आज भी कमेंट आ रहे हैं उस पर कि सर क्लास नहीं आएगी क्या। ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरे कंप्लीट कराऊंगा 993। जब मैंने कह रखा है कि आई दृष्टि के हैंडरिटन शॉर्ट नोट्स
और ये जो 1000 एमसीक्यूज की सीरीज है, इन दोनों को अगर आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपके करंट अफेयर्स के 90% प्रश्न यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो 10% तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक महासागर है। कोई भी एक मैगजीन या कोई भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म, इवन कि हम भी अपनी बात करें तो कोई ये 100% गारंटी नहीं दे सकता कि वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाए। लक बाई चांस ऐसा होगा तो होगा, वरना 0.1% भी इसके चांस नहीं है कि कोई भी एक मैगजीन या कोई भी एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये कंप्लेन कर ले कि हाँ भाई हमारे यहां से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इतना मैं भरोसा दिला रहा हूं कि 90% चीजें यहां से कवर हो जाएंगी अगर आप 1000 एमसीक्यूज प्लस आई दृष्टि को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, जो मैंने करा रखा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 600 की। केंद्र सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी एवं केरल के चुलनुआर को मोर अभ्यारण्य घोषित किया है। मोर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। तो यार इतनी लेट तो नहीं घोषित किया गया था, तो ये तो गलत है। पहला वाला तो सही है। देखो मोर को 1963 में ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। कितना बेसिक प्रश्न बनाया गया, कितना बेसिक, बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 601 की बात करेंगे। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो भोपाल में किया गया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण 30 से 31 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया। कहां पर किया गया? भोपाल में। और इसका जो थीम था, अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन करना, यानी अपडेट करना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 19 अगस्त 2024 को 3 सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें तेलुगु फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ भेदभाव, शोषण और यौन उत्पीड़न की चौंकाने वाली घटनाएं उजागर हुई। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, जस्टिस हेमा कमेटी का गठन केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में किया था। तो इसमें न तो पहला स्टेटमेंट सही है, न ही दूसरा। क्यों? क्योंकि जस्टिस हेमा कमेटी का गठन केरल सरकार ने किया था, न कि केंद्र सरकार ने। केरल सरकार ने किया था। दूसरा, इस समिति को मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों की जांच करने के लिए सौंपा गया था, न कि तेलुगु फिल्म। तो मलयालम अलग है, तेलुगु इंडस्ट्री अलग होती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पे गलत है। एम एस स्वामीनाथन जी की बात करेंगे, जो भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं, यानी हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के बारे में पूछा जा रहा है, किसे सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर जी को। भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण 2024 के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानव हाथी संघर्ष यानी ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथी ऐप को लॉन्च किया? तो ये असम ने लॉन्च किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय दल 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 61वें नंबर पे था। तो बिल्कुल सही है। और एक जो रजत पदक भी मिला था ना, किसे मिला था दोस्तों? वो मिला था आपके जैवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा जी को। जबकि 5 कांस्य पदक में आपकी मनु भाकर जी। बहुत बार जो है कि मैंने कई बार क्या किया, भास्कर बोल दिया, मनु भास्कर, और उस पर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर भाकर है। तो चलो मैं इसे करेक्ट कर लेता हूं। हालांकि मेरा उद्देश्य ये है कि बस आपको नाम याद होना चाहिए, मनु भास्कर कहो चाहे मनु भाकर कहो। वहां आपको लिखने को नहीं कहेगा, वहां ऑप्शन देगा, आपको दिखेगा मनु भाकर, टिक लगा देना। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते थे। एक आपका रजत पदक मैंने आपको बता ही दिया, नीरज चोपड़ा जी ने। मनु भाकर देखो यहाँ पे नाम भी आ गया। चलो भाई, मनु भाकर ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाजी बनी। इसके साथ ही वह ओलंपिक की एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखो पहला ही वाला सही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको केवल क्या बताया, पदक के बारे में तो बता दिया, लेकिन इस तालिका के बारे में नहीं बताया कि भारत 61वें नंबर पे था भी या नहीं था। तो यहां आप देखोगे कि 26 जुलाई 2024 को 2024 में 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक ये मध्य ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस में किया गया था, पेरिस में। और इसमें भारतीय दल में 1 रजत 5 कांस्य के साथ 6 पदक मिले थे, जो कि भारत के 71वें स्थान पर थे। और टोटल 117 भारतीय एथलीटों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन टॉप मोस्ट रैंकिंग में अगर हम बात करें, सबसे अधिक पदक किसने जीते? यूएसए ने, फिर चीन, फिर जापान, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस आता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग दूसरे उपाध्यक्ष कौन चुनेगा भैया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो एथलीट आयोग होते हैं उसके दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए हैं आपके अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी में पहला गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले भारतीय हैं।
अभिनव बिंद्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेलों के आंदोलन में उनकी सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित भी किया गया और दिग्गज निशानेबाज को वैश्विक निकाय के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। तो ध्यान देना कि जैसे आपको पता है कि नोबेल प्राइज मिलता है ना, ऑस्कर अवार्ड मिलता है फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए, ऑस्कर अवार्ड हो गया, और रिसर्च वगैरह करने के लिए जैसे साइंस हो गया, मेडिकल हो गया और लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इसके लिए नोबेल प्राइज मिलते हैं, सबसे सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो ओलंपिक ऑर्डर है, ये ओलंपिक खेलों में अपनी मर्यादाओं को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ अपनी सेवा को देने के लिए सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है और इससे अभिनव बिंद्रा जी को भी सम्मानित किया गया इस बार। क्वेश्चन नंबर 607 की बात करें, अगस्त 2024 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है, BEE की रिपोर्ट के अनुसार केरल में देश में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के, और कर्नाटक भारत का पहला राज्य था जिसने 2017 में EV नीति को पेश किया। तो देखो सही बात है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि कर्नाटक भारत का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली पॉलिसी को लॉन्च किया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है वो आपके कर्नाटक में ही है दोस्तों, लगभग 5765 है। ठीक है, कर्नाटक के बाद आप देखोगे सेकंड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र जिसमें 3728 है, और थर्ड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश जहां पे 1989 स्टेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। तो केरल का तो नाम ही नहीं आ रहा अभी तक। आगे देखते हैं कौन सा देश 2025 में पुरुष T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। वर्ल्ड कप की नहीं, एशिया कप की बात हो रही है, तो ये भारत मेजबानी करेगा 2025 में। एशिया क्रिकेट परिषद ने 2025 और 2027 में आयोजित होने वाले आगामी द्विवार्षिक पुरुष क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी की घोषणा की है, जिसमें 2025 के संस्करण की मेजबानी करेगा भारत, और बांग्लादेश एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 2027 संस्करण की मेजबानी भी करेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 609 की, अगस्त 2024 में किसने एक भारत एक टिकट पहल की शुरुआत की। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, यानी जो NCR नेशनल कैपिटल रीजन में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है, उसने और भारतीय रेलवे दोनों ने। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC और भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन IRCTC ने वन इंडिया वन टिकट पहल के तहत दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर करने के लिए समझौता किया है। ये क्या है दोस्तों, RRTS, ये मैंने आपको बताया था कि दिल्ली को कनेक्ट करने वाले 8 ऐसे रूटों को डेवलप किया जा रहा है जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में कम समय में जो है कि परिवहन सुविधा देंगे। जैसे RRTS के अंतर्गत जो पहला बेल्ट है वो गाजियाबाद होते हुए दिल्ली गाजियाबाद मेरठ तक की कनेक्टिविटी को कवर कर रहा है, जो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस लगभग है, और इसको पूरा कवर करेगा कम से कम समय में। एक तरीके से सुपर फास्ट ट्रेन मान लो एक तरीके से, ठीक है। और इसके द्वारा ये एक तरीके से एग्रीमेंट कर लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति इंडियन रेलवे का टिकट बुक कर रहा है तो वहां पे एक ऑप्शन भी आता है कि क्या आप इसी ऐप के थ्रू या इसी दौरान आप दिल्ली मेट्रो का भी टिकट बुक करना चाहते हो क्या, दिल्ली मेट्रो या दिल्ली MCR का। तो इसका मतलब ये कोलैबोरेशन को प्रेजेंट कर रहा है। ये चीजें आप लोग करते हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट जब आता है तो आप लोग उसको स्किप कर देते हो या यूं कहें उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो चीजों को अपनी तैयारी से। आगे बात करते हैं बहुआयामी भेद्यता सूचकांक, इसको कहते हैं मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। अगस्त 2024 में विश्व बैंक ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुआयामी भेद्यता सूचकांक को लॉन्च किया, और इसका उद्देश्य छोटे द्वीप राज्यों और विकासशील देशों को कम ब्याज वाले वित्त पोषण तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। तो यहां पर देखो कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला वाला ही सही नहीं है। दूसरा तो हालांकि सही है कि जो छोटे छोटे द्वीप राज्य होते हैं यानी कि द्वीपीय देश होते हैं या विकासशील देश, इनको मदद की जा सके, लेकिन पहला इसलिए गलत है दोस्तों क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च नहीं किया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मात्रात्मक बेंचमार्क बहुआयामी भेद्यता सूचकांक को लॉन्च किया। तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च नहीं किया, बल्कि किसने किया, UNO की महासभा ने इसको लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 611 नंबर पे, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो ये भारत के द्वारा की जाएगी। भारत ने 17 अगस्त 2024 को वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन यानी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो होती है इसकी मेजबानी की, जिसकी विषय वस्तु क्या थी, एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, अर्थात एक सतत भविष्य के लिए सशक्त वैश्विक दक्षिण। यहाँ पे ये जो ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ क्या है, अगर जिन बच्चों का PSIR अगर ऑप्शनल नहीं होगा
या यूं कहें कि जिन्होंने नॉर्थ मतलब पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो आई थिंक वो इसके बारे में नहीं जान पा रहे होंगे। मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपका विश्व हो गया, ठीक है, एक प्यारी सी पृथ्वी हम बना देते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री की रेखा है, ठीक है। इसके ऊपर जितने भी ये देश हैं, चाहे वो अमेरिकी देश हो, कनाडाई देश हो, या फिर वो यूरोपीय देश हो, रशियन देश हो, ये सभी बहुत डेवलप कंट्री हैं और इसीलिए इनको नॉर्थ ग्लोबल बोल दिया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आते हैं तो इसको नॉर्थ ग्लोबल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और जो दक्षिणी ग्लोबल वाले देश होते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका के देश को देख लो, अफ्रीकी देश को देख लो, एशियाई देशों को देख लो, इवन कि भारत भारत भी इसमें आ जाते हैं, एशिया वगैरह में ही, तो ये होते हैं आपके साउथ ग्लोबल यानी दक्षिण वैश्विक, जो कि एक पिछड़े देश होते हैं, विकासशील देश होते हैं, बहुत गरीब देश होते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक संघर्ष चलता है कि नॉर्थ ग्लोबल जो उत्तरी देश हैं वो ज्यादा संपन्न है और वो हमेशा दक्षिणी साउथ जो साउथ ग्लोबल है उसका शोषण करते हैं। तो उसी की समिट भारत में की गई थी। आगे बात करते हैं यहां पे राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। यहां पे बात हो रही है एनआईआरएफ की, ये भी मैंने पढ़ा है। इस संदर्भ में बात करेंगे तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 लॉन्च की गई, बिल्कुल सही। और आईआईटी मद्रास ने समग्र रैंकिंग में लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। मैंने बताया भी था कि ये जो एनआईआरएफ है दोस्तों, आई दृष्टि करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया शॉर्ट नोट्स बना के। इसमें टोटल पहले 5 श्रेणियां थी जिनमें रैंकिंग दी जाती थी, लेकिन अब टोटल हो गई 8, क्योंकि 3 रैंकिंग और ऐड की गई। जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग ऐड की गई, जिसमें इग्नू को टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी माना गया। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय की एक रैंकिंग ऐड की गई, जिसमें अन्ना विश्वविद्यालय करके है चेन्नई में, उसको अच्छी रैंकिंग दी गई। और अगर हम कॉलेज की बात करें कि कॉलेज रैंकिंग में कौन सा स्कूल आया इस बार, हिंदू कॉलेज को सबसे बेस्ट अवार्ड मिला, जबकि इससे पहले मिरांडा हाउस था। और यूपीपीसीएस ने 11 फरवरी को जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था उसमें पूछ भी लिया था कि भाई कॉलेज श्रेणी में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा था पूरे भारत का, लेकिन इस बार हिंदू कॉलेज को मिला है। तो ये पूरी डिटेल मैंने वहां पे डिस्कस भी की थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 613 नंबर पे देखते हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी किस देश ने दे दी है? तो इजराइल ने दे दी है। अब यहां पे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? तो यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सूची सेकंड और सूची फर्स्ट को मिलान करना है, जैसे कौन सी पुस्तक किससे संबंधित है और आगे मिलान करने के लिए दिया, तो हम लोग यहीं पर मिलान कर लेते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना, ये पुस्तक आपके सौम्या स्वामीनाथन जी की है। किसकी है ये पुस्तक दोस्तों? सौम्या स्वामीनाथन जी की। दूसरा है मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटीज, यानी कि मोदी जी के गवर्नमेंट के अंतर्गत हमने भारत को एक नया स्ट्रक्चर दिया, नया जो है कि तरीके से निर्मित किया और एक प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि वाले रास्ते पर हम आगे लेकर चले। तो ये पुस्तक तरुण चुग ने लिखी है। भारत के 75 महान क्रांतिकारी, ये पुस्तक सांसद भीम सिंह ने लिखी है। और लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ये पुस्तक ब्रायन लारा ने खुद लिखी है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। जुलाई 2024 में एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड इकोजेन किसने लॉन्च किया भैया? ये ग्रीन जिंक बॉन्ड है दोस्तों, इकोजेन, ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने लॉन्च किया, जो कि पूरे एशिया का पहला ये बॉन्ड है। देश की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पाद कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपने लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड इकोजेन को लॉन्च किया, यानी इसमें लो कार्बन रहेगा और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एकीकृत जिंक कंपनी है भारत की। वैश्विक मल्टी प्लेटफॉर्म्स मीडिया कंपनी फॉर्च्यून के द्वारा 2024 के लिए जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की एक लिस्ट जारी की जाती है, जो विश्व में टॉप मोस्ट 500 कंपनीज होती हैं उनके बारे में। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने लगातार 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो यहां पे ये बात गलत हो जाएगी, देखा जाए तो यहां पे वॉलमार्ट हो जाएगी नंबर 1 पे। वॉलमार्ट कौन सी है? एक तरीके से मेगा स्टोर है, जैसे आप अमेजोन को यूज करते हो ना भारत में, उसी तरीके से एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज 88वें स्थान से 86वें स्थान पर पहुंच गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी, यानी भारत की कोई भी कंपनी इससे ऊपर रैंक नहीं प्राप्त कर पाई। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, क्योंकि अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 11वें वर्ष सूची में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 618 नंबर की बात कर, क्या है? किस राज्य ने प्राकृतिक आपदाओं के बीच केरल और त्रिपुरा को 20-20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? सोचो किस राज्य ने दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने दिया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई योजना हिम उन्नति की शुरुआत की। तो आपको पता होना चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के मुख्यमंत्री बने अभी, तो ये बने आपके हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री।